हेलो स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ना है 7th क्लास का साइंस का लेसन फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। तो बच्चे, जैसे नाम से ही जाहिर है कि इसमें क्या बताया गया होगा कि हमारे आसपास होने वाले भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों के बारे में बताया गया होगा कि जैसे जो हम आसपास रोज देखते हैं कि रोज ही कुछ ना कुछ नया हमें जो एक दिन पहले होता है वो नेक्स्ट डे हमें देखने को नहीं मिलता है। तो इन सारे परिवर्तनों को फिजिकल और केमिकल चेंजेस के रूप में इस लेसन में बांटकर बताया गया है। अब देखो कौन कौन सी चेंजेस हम डेली यूज में अपने देखते हैं। जैसे सेटिंग ऑफ कर्ड है, पहले बच्चे देखो दूध होता है, दूध से फिर दही बनाया जाता है। इसी तरह एग्स एग्स बॉयल होने से पहले हमें अंदर से अगर उसको एग्स को वैसे फोड़ के देखते हैं तो वो लिक्विड अंदर से हमें दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही उसको बॉयल कर लिया जाता है तो वो सॉलिड फॉर्म में हो जाता है। देन स्ट्रेचिंग ऑफ रबड़ रबड़ बैंड या फिर इलास्टिक, जिस तरह जैसे कहा जाए कि रबड़ है, देखने में हमें रबड़ छोटा सा लगता है, या फिर इलास्टिक है, देखने में हमें उसका एक छोटा सा पीस लेंगे तो हमें वो छोटा दिखाई देगा, उसकी मेजरमेंट कम होगी, लेकिन जैसे हम उसको खींचेंगे स्ट्रेच करेंगे तो उसका साइज बढ़ जाता है, साइज उसका चेंज हो जाता है। इस तरह से वुड वुड को अगर हम जला देते हैं, वैसे लकड़ी देखो ब्राउन कलर की होती है और उसका रूप कुछ और होता है, लेकिन जैसे ही उसे जला दिया जाता है आफ्टर बर्निंग दे कन्वर्ट इनटू एशेस, मतलब राख में चेंज हो जाती है और फिर हमें उसका पहले वाला रूप देखने को नहीं मिलता। अब इन सभी चेंजेस को हम जो भी हमारे आसपास रोज हमें देखने को मिलती हैं, मुख्यतः दो भागों में बांट सकते हैं, फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। अब इनको बारी बारी मैं आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाती हूँ कि किस तरह से हमें पता चलता है कि ये फिजिकल चेंज है और किस तरह पता चलेगा कि ये केमिकल चेंज है। देखो बच्चे, फिजिकल चेंजेस में क्या होता है कि किसी सब्सटेंस की, किसी पदार्थ की फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं। तो जिस परिवर्तन में किसी सब्सटेंस के भौतिक परिवर्तन, भौतिक गुण चेंज होते हैं, उनको हम कहते हैं फिजिकल चेंज। इसमें कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बनता है। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं ये आपको बताती हूँ मैं, कि प्रॉपर्टीज जैसे कि शेप है, साइज है, कलर है किसी चीज का, या किसी चीज की दशा है। तो जब इन सब चीजों में परिवर्तन आता है तो उसे हम फिजिकल चेंज का नाम देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ले लें, मेल्टिंग ऑफ आइस। आइस मीन्स बर्फ। क्या होता है कि देखने में हमें ये सॉलिड लगती है, लेकिन जैसे हम इसको रूम टेम्परेचर पे थोड़ी देर के लिए रख देते हैं या फिर आंच पे थोड़ी देर के लिए रख देते हैं तो इट कन्वर्ट्स इनटू द वाटर, वाटर में चेंज हो जाती है। देन अगर हम इसको फ्रिज में रख देंगे तो आफ्टर वापस ये हमें सॉलिड फॉर्म में देखने को मिल जाएगी। तो इस तरह इसका जो मेन रूप है कि जिससे ये बनी है, वाटर से बनी है, वो चेंज नहीं होता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। सिर्फ इसकी शेप चेंज हो जाती है कि जब इसको फ्रीज कर दिया जाता है तो ये सॉलिड में आ जाती है, और जब इसको फिर से मेल्ट किया जाता है तो ये लिक्विड में आ जाती है। तो ज़्यादा गर्म करने पे ये इवेपोरेट में वाटर वेपर के रूप में चेंज हो जाएगी, लेकिन मूल रूप जो इसका कि ये वाटर से बनी है तो इसका वाटर ही रहेगा। सिमिलरली पेपर पीसीज है कि एक पेपर लेके अगर हम उसको डिफरेंट डिफरेंट पीसीज में काट लेते हैं किसी भी शेप में, चाहे वो स्क्वायर शेप में, चाहे वो छोटे से साइज में, चाहे बड़े साइज में, इसको अगर हम काट कर लेते हैं तो काटने के बाद हम देखते हैं तो सिर्फ इसका रूप परिवर्तन हुआ है, लेकिन अगर वैसे देखा जाए बेसिकली तो इसका जो इसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है, सिर्फ ये हुआ है कि इसका साइज बड़े से छोटा हो गया, या अगर स्क्वायर साइज का है तो हम जिस फॉर्म में काटेंगे उस साइज का हो जाएगा, रेक्टेंगल फॉर्म में काटेंगे तो रेक्टेंगल बन जाएगा, ट्रायंगल में काटेंगे ट्रायंगल बन जाएगा, स्क्वायर में काटेंगे स्क्वायर बन जाएगा, लेकिन बेसिकली रहेगा ये पेपर ही। तो इस तरह इस टाइप की चेंजेस को हम फिजिकल चेंजेस का नाम देते हैं।
अब देना है जी केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस में बच्चे कोई जो चीज़ जो है वो अपना पहले वाला रूप पूरी तरह से खो देती है, उसको वापस हम नहीं ले सकते हैं पहले वाली दशा में। तो इस टाइप की चेंजेस को कि जिसमें कोई नया सब्सटेंस बन के हमारे सामने आता है, नए सब्सटेंस की फॉर्मेशन होती है, तो इस चेंजेस को हम कहते हैं केमिकल चेंजेस। अब इसको आगे एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। अब देखो ये एक्टिविटी है कि मैग्नीशियम रिबन को बर्न करना। मैग्नीशियम रिबन एक स्मॉल पीस लेते हैं हम, उसको इसकी जो टिप है, इसका सिरा है, उसको किसी सैंड पेपर से क्लीन कर लेंगे पहले अच्छे से रब करके, और फिर उस टिप को, जो क्लीन किया हुआ टिप है, उसको कैंडल फ्लेम के पास लेके आएंगे। तो जैसे ही ये कैंडल फ्लेम के पास जाएगा तो ये पूरा ये जो है जलना शुरू हो जाएगा। तो ये आयरन जो मैग्नीशियम रिबन है, जब ये पूरी तरह से जल जाएगा वाइट फ्लेम के रूप में, एकदम से ये जलेगा ब्रिलियंट फ्लेम के रूप में। तो जैसे ये जलेगा तो जलने के बाद हमें ये मैग्नीशियम रिबन वापस देखने को नहीं मिलेगा। उसकी जगह पे हम देखेंगे कि एक नया सब्सटेंस पाउडरली ऐश के रूप में चेंज होके हमारे सामने आया हुआ है, और इसको हम पहले वाले फॉर्म में नहीं ला सकते हैं। तो इसको हम कहेंगे केमिकल चेंजेस। अब देखो इसमें जो इसकी रिएक्शन कैसे बनता है, केमिकल रिएक्शन इसका, कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये दोनों मिलके मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है, जो कि एकदम नया सब्सटेंस है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं कि कॉपर सल्फेट और आयरन, इसमें केमिकल चेंज कैसे होती है। बच्चे देखो, एक गिलास में या एक बीकर में आधा कप पानी ले लो। आधे कप पानी में 1 टीस्पून, 1 चम्मच कॉपर सल्फेट का डालो। अब इसमें थोड़े सी सल्फ्यूरिक एसिड की कुछ ड्रॉप्स ऐड कर लो, कुछ ड्रॉप्स डाल दो। अब उन ड्रॉप्स को हम क्या करेंगे, उसमें देखेंगे कि उसका कलर, पानी का कलर चेंज हुआ पड़ा है। अब उसके अंदर हम क्या करेंगे, या तो आयरन नेल, लोहे का कील, या फिर शेविंग ब्लेड, वो डाल दो। तो फिर उसको हिलाओ, और हिलाने के बाद थोड़ी देर के लिए छोड़ दो। आप देखोगे कि थोड़ी देर के बाद आप क्या ऑब्जर्व करोगे उसमें, कि जो सोल्यूशन का कलर भी चेंज हो गया है, और साथ ही साथ जो उसमें हमने आयरन नेल डाला था या फिर ब्लेड डाला था, उसका भी कलर चेंज होके ब्राउनिश सी एक लेयर उसके ऊपर आ गई है। इससे ये शो होता है कि इसमें केमिकल चेंज हो चुकी है, और केमिकल चेंज होने से जो कॉपर सल्फेट का जो मेन था, कलर था पहले से, वो चेंज होके सॉल्यूशन का कलर भी चेंज हो गया, और साथ ही साथ इसके ऊपर जो ब्राउनिश कलर की एक लेयर जम गई है, वो केमिकल चेंज के कारण ही हो पाया है। अब रस्टिंग। रस्टिंग जो है बेटा आम देखने वाली प्रक्रिया है, हमें सामान्यतः देखने को मिलती है कि कोई हम आयरन थिंग जो है, कोई भी आयरन थिंग, चाहे वो कोई गेट है, आयरन गेट है, या कोई आयरन पैन है, उसको अगर हम थोड़ी देर के लिए हवा में छोड़ देते हैं, स्पेशली जो मॉइस्ट सीज़न होता है, बरसाती मौसम होता है, उस टाइम के समय अगर हम उसको हवा में छोड़ दें, वैसे खुले में छोड़ दें, तो हम देखेंगे कि उसके ऊपर एक ब्राउन कलर की एक लेयर सी जम जाती है। और वो ब्राउन कलर की लेयर क्या है, रस्ट। ये जो ब्राउन सब्सटेंस इसके ऊपर जम गया है, उसको रस्ट कहा जाता है। और जिस प्रोसेस के कारण ये सब्सटेंस इस पे आयरन के ऊपर आया है, इस प्रोसेस को रस्टिंग कहा जाता है। इसी तरह से आयरन गेट्स हो गए, या आयरन के डेस्क, बेंचेस हो गए जो कि पार्क वगैरह में पड़े होते हैं, उनके ऊपर भी हमें बरसाती मौसम के कारण जब पानी लग जाता है इन आयरन थिंग्स के ऊपर, और हवा क्रॉस होती है, हवा के टच में आते हैं, ऑक्सीजन वाली हवा के टच में आते हैं, तो उसमें हमें क्या होता है कि रस्टिंग जो प्रोसेस है हमें देखने को मिलेगी, रस्ट की लेयर इसके ऊपर हमें जमी हुई मिलेगी। अब रस्टिंग आ जाती है, अपने आप ही आ जाती है। क्यों आ जाती है बेटा, रस्टिंग आने के कारण होते हैं, उसके लिए कुछ नेसेसिटीज होती हैं जिनके कारण की रस्टिंग
होती है। रस्टिंग की प्रोसेस के लिए ऑक्सीजन और वाटर दोनों का ही होना ज़रूरी है। अगर हम यूँ ही ड्राई एयर में रखेंगे आयरन थिंग्स को तो उनके ऊपर रस्टिंग नहीं जमेगी। अगर खाली हम वैसे ही पानी में डाल देंगे तो भी उसमें नहीं जमेगी। रस्टिंग तभी होगी जब ऑक्सीजन और वाटर दोनों का टच आयरन की थिंग्स को मिलेगी। जैसे इसकी प्रोसेस कैसे बनेगी कि आयरन प्लस ऑक्सीजन, आयरन और ऑक्सीजन दोनों मिले और साथ में वाटर इसमें ऐड हो गया। आयरन, ऑक्सीजन और वाटर इन तीनों को मिला के एक इनमें प्रोसेस हुई, एक रिएक्शन बना और रिएक्शन होने के बाद ये रस्ट के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत होता है। अब देखो बच्चे, हमें रस्टिंग देखने को मिलती है। रस्टिंग का आपको मैंने रीज़न भी बताया कि किस तरह से रस्टिंग होती है, लेकिन रस्टिंग को हम रोक सकते हैं। कुछ एक साधन होते हैं हमारे पास, कुछ एक हमारे पास मेथड हैं जिनके थ्रू कि हम रस्टिंग को रोक सकते हैं। नंबर वन तो जो आयरन आर्टिकल्स हैं जो उनको रस्टिंग से रोकना है, तो उसके लिए हमें पहले ये देखना होता है कि ये ऑक्सीजन और वाटर के दोनों के टच में ही ना आए। मतलब हमें सेफली रखना चाहिए आयरन थिंग्स को, ताकि इनमें इनके ऊपर ऑक्सीजन और वाटर का जो कांटेक्ट है वो ना हो पाए। दूसरी बात है, अगर हम नहीं कर सकते हैं ऐसा, तो हमें चाहिए कि इस आयरन थिंग के ऊपर, आयरन आर्टिकल के ऊपर पेंट या ग्रीस की एक लेयर जमा दें, एक कोटिंग कर दें। तीसरा मेथड है गैल्वेनाइजेशन का। अब गैल्वेनाइजेशन की डिपोजिशन होने से हम आयरन थिंग्स को रस्टिंग होने से, रस्ट लगने से रोक सकते हैं। अब गैल्वेनाइजेशन क्या होगी? गैल्वेनाइजेशन बेटा ऐसी प्रोसेस है कि जिसके थ्रू आयरन थिंग्स के ऊपर धातु जैसे कि कोई क्रोमियम है या जिंक है, उनकी एक कोटिंग आयरन आर्टिकल के ऊपर चढ़ा दी जाती है और इससे रस्टिंग रुक जाती है। तो ये मेथड्स हैं हमारे पास रस्टिंग को रोकने के। तो रस्टिंग के बारे में अभी आपने सुना। अब आपको मैं बताती हूँ कि क्रिस्टल कैसे बन सकते हैं। कॉपर सल्फेट का पाउडर है हमारे पास, तो उसके हमने क्रिस्टल बनाने हैं, छोटे छोटे पीसीज बनाने हैं। तो वो कैसे बनेंगे, पाउडर से हमने टुकड़े कैसे बनाने हैं। पहले तो ये देखें कि क्रिस्टलाइजेशन होती कैसे है। कहते हैं कि लार्ज पार्ट क्रिस्टल्स हैं किसी भी प्योर सब्सटेंस के। लार्ज क्रिस्टल्स जब उसके सॉल्यूशन से बनाए जाते हैं, किसी प्योर सब्सटेंस का जब हमें सॉल्यूशन दे दिए जाए, तो उस सॉल्यूशन के जब हम क्रिस्टल्स बना देते हैं, लार्ज पार्टिकल्स बना देते हैं, तो उस प्रोसेस को हम क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। अब इस प्रोसेस को मैं एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू आपको समझाती हूँ। टेक ए कप ऑफ वाटर इन अ बीकर, कि एक बीकर में एक कप पानी का डाल दो। अब उसमें पतला किया हुआ, डिल्यूट मीन्स पतला, तो पतला किया हुआ सल्फ्यूरिक एसिड कुछ ड्रॉप्स उसमें डालो। फिर इस पानी को गर्म करो। गर्म क्या, इसको उबलने के लिए रख दो, कि जैसे ही ये उबलना स्टार्ट हो जाए, बॉयल होना स्टार्ट हो जाए, तो इसमें कॉपर सल्फेट का पाउडर लेके वो थोड़ा सा डालो। लेकिन ये ध्यान रखना है कि आपने इस पानी को साथ साथ हिलाते रहना है। अब एक स्पून डालने के बाद, कॉपर सल्फेट का एक स्पून जब इसमें डाल दिया, तो इसको हिलाते हिलाते जब ये पूरा मिक्स हो जाए, तो एक स्पून और डाल दो। फिर मिक्स करते जाओ, फिर स्टीरिंग करते जाओ, फिर ऐसे ही फिर एक और स्पून डालो, फिर इसमें। तो जब तक ये पूरा तरह से सैचुरेटेड सॉल्यूशन नहीं बन जाता, कि और इसमें सोल्यूट घुलना बंद नहीं कर देता, तब तक हमने जो कॉपर सल्फेट का पाउडर है उसमें डालते जाना है इस सॉल्यूशन में। तो जैसे ही देखें कि हम भी अब इस सॉल्यूशन में और कॉपर सल्फाइड का पाउडर, कॉपर सल्फेट का और पाउडर नहीं घुलता है, घुलना बंद हो गया है, तो हमने जो आँच है उसको बंद कर देना, हीट करना, उस सॉल्यूशन को बंद कर देना है। और थोड़ी देर फिर हिलाने के बाद इसको ठंडा होने के लिए रख देना है। और ध्यान रखना है कि इसको डिस्टर्ब नहीं करना, हिलाना नहीं है। थोड़ी देर पहले मिक्स कर देना है, हिला देना है अच्छे से। हिलाने के बाद इसको ठंडा होने के लिए एक साइड रख देना है।
लेकिन बीच बीच में हिलाना नहीं है। अब कुछ देर के बाद आप इसको क्या ऑब्जर्व करोगे कि जब इसको हम बिना हिलाए रख देंगे, तो आप इसको क्या ऑब्जर्व करोगे कि धीरे धीरे जो सॉल्यूशन है वो बड़े से क्रिस्टल्स में चेंज होता जाता है। तो जब एकदम से ठंडा हो गया, सॉल्यूशन पूरी तरह से ठंडा हो गया, तो हम देखेंगे कि हमें घोल के स्थान पे वहाँ पे क्रिस्टल के रूप में कॉपर सल्फेट पड़ा हुआ मिलेगा। तो इस तरह क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के द्वारा कॉपर सल्फेट का जो है लार्ज क्रिस्टल्स हमारे सामने प्रस्तुत हो गए। तो बेटा आपने अभी लेसन को सुना सारे को ध्यान से, और इसमें मैंने आपको कुछ एक प्रोसेसेस भी बताई हैं, जैसे फिजिकल और केमिकल प्रोसेस के बारे में बताते हुए मैंने कुछ आपको एक्सपेरिमेंट करके बताए हैं, जैसे मैग्नीशियम रिबन को बर्निंग करना या फिर क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस आपको करके बताई है। तो बेटा आपने इस बात का ध्यान रखना है कि किसी बड़े की सुपरविजन में ये काम करना, अपने आप नहीं करने लग जाना, नहीं तो हार्मफुल हो सकता है। ओके बेटा, प्रिकॉशंस को ध्यान में रखना है, और कोई डाउट हो तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करना, आपके डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। ओके बच्चे, थैंक यू।